अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल वेलकम करदी तुहानू बाजवा व्लॉग च साडे कोल एक वीडियो आई मतलब वीडियो पहले वेखने फिर उस तो बारे च गलबात करने ठीक है चलो। किस्सा है सन 1925 में पोठवार के एक खूबसूरत गांव का, जहां हिंदू सिख और मुसलमान इकट्ठे आबाद थे। इस इलाके में एक बहुत खूबसूरत इमारत थी जो इस गांव के माथे का झूमर थी। ये इमारत इबादत गाह भी थी, मुसाफिर खाना भी और वहाँ के हिंदू और सिख बरादरी के गमी और खुशी की रसूमात के लिए कम्युनिटी हॉल भी। इस इमारत के साथ जुड़े हैं दो दिलचस्प किरदार, गुरमीत कौर और सुखविंदर सिंह, जिनका जिक्र किए बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। ओ गुरमीत पुत्र चल हुन कर चल, शाम होने वाली है। तो ये है गुरमीत कौर, जिसके लिए ये इमारत उसका फेवरेट प्लेग्राउंड है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये उसकी पूरी दुनिया है। ओ बस कर दियो सरदार जी, और किन्ना साफ करोगे? ओए जदों तक फर्श शीशा ना हो जावे ते स्वाद ही नहीं आंदा। और ये है सुखविंदर सिंह, इस इमारत का केयर टेकर और मुहाफिज, जो बड़ी ही ईमानदारी और अकीदत से इस जगह की देखभाल करता है। अच्छा, इस वक्त मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, ये चक्री के अंदर एक धर्मशाला है। ये गुरुद्वारा था या धर्मशाला थी? ये धर्मशाला। इस गांव में सिख भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे। उन्होंने अपनी पूजा पाठ के लिए ये अपनी एक इबादतगाह बनाई थी, जिसको हम धर्मशाला बोलते हैं। गुरुद्वारा भी इसको ही बोलते हैं। धर्मशाला हिंदू भी बनाते थे, धर्मशाला सिख भी बनाते थे। दोनों की धर्मशालाएं एक तरह की होती थी, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वो सिखों वाला है। ये सिखों की बनाई हुई धर्मशाला है कि ये तकरीबन 150 से 200 साल पुरानी धर्मशाला है। धर्मशाला जो है ना, ये दो अल्फाज का मजमुआ है। धर्म यानी कि मजहब, और शाला जो है ना वो रिहाइशगाह को कहते हैं। तो धर्मशाला आरजी रिहाइशगाह होती थी, जो कि पिलग्रिम्स के लिए बनाई जाती थी, ट्रैवलर्स के लिए बनाई जाती थी, या जितने भी लोग होते हैं जो तबलीग के लिए अपने दीन के निकले होते हैं, उनके लिए आरजी ठहरने की जगह होती है। धर्मशाला एक सराय की तरह होती है, जहाँ पर लोग आकर ठहरते हैं। यहाँ पर उनको सब्सिडाइज पैसों में खाना भी दिया जाता था, वो रात को सो भी सकते हैं या रह भी सकते हैं। खास तौर पे सिखों के या हिंदुओं के जो पुरोहित होते हैं या जो इनके रिलीजियस लोग होते हैं या सेंट्स होते हैं, वो इन जगहों पे फ्री ऑफ कॉस्ट ठहरते हैं। इस धर्मशाला को आप कम्युनिटी हॉल भी कह सकते हैं, क्योंकि इस इमारत को हिंदू और सिखों के मखसूस मजहबी रसूमात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। इसे शादी ब्याह की तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, और अगर कोई हिंदू या सिख फौत हो जाता तब उसकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल में लाया जाता था। यानी ये जगह भोज और भोग दोनों मौके के लिए इस्तेमाल होती थी। भोज यानी शादी ब्याह का खाना, और भोग यानी किसी मजहबी रस्म का प्रसाद या मैयत की आखिरी रसूमात। जैसे हमारे यहाँ मदरसे होते हैं, वहाँ के लोग ठहरते हैं, फिर वो आसपास के इलाकों में जाते हैं, तबलीग करते हैं। सेम इसी तरह इन जगहों को भी इस्तेमाल किया जाता था। मैं यहाँ का मुकीमी हूँ, पुराने जब से ये गांव बना है। मैं आपने कोई हिंदू सिख देखे थे यहाँ कभी? जी मैंने देखे थे। उनकी तकरीबन 40 और 50 के दरमियान तादाद थी, 47 से पहले। पार्टीशन हुई चले गए। ये करीब करीब घर हैं, ये उन्हीं के थे, सिखों के हिंदुओं के ये जी इसके आसपास। जी यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ज्यादातर सिख ही रहते थे, क्योंकि यहाँ पर पुराना मंदिर यहाँ कोई नहीं है। ये उनकी इबादतगाह थी, जो अंदर जो जगह एक खिड़की थी बनी हुई है, इस जगह उन्होंने एक बुत रखा हुआ था, उसकी वो पूजा पाठ करते थे। तो गुरु गुरु कहते थे, जब जल्दी जल्दी कहने से वाह गुरु वाह गुरु लफ्ज था, वाह गुरु ऐ गुरु तुम बहुत अच्छा है, कमाल है, लेकिन उसके साथ जल्दी जल्दी वाह गुरु शुरू कर देते थे। हिंदू सिख और मुसलमान तमाम बात थे इधर, और ज्यादा मुसलमानों की ज्यादा थी, और जो सिख थे या हिंदू थे वो तजारत उनकी काम था, वो थोड़े खुशहाल थे। उनकी बुजुबाज ज्यादा थी ये दुकानों वगैरह का, कपड़ों की या किराने की दुकानें करते थे। मुसलमानों के साथ उनका ये था कि जब को मौत फौत हो तो वो जाते थे, दुआ नहीं मांगते थे, कहते थे मक्का जी बहुत अफसोस है। शादी के ऊपर जो है वो मिठाई या मुबारक देते थे। मुसलमान जो है अगर उसको कोई मौत हो तो हो जाए, पैसे जरूरत पड़ जाए पैसे देते थे, अपनी किताब को वो लिख लेते थे, साथ सूद लगाते रहते थे। जितने भी थे अच्छे थे, अमीर थे, ताजिर पेशा होते थे। हाँ बिल्कुल। और मुसलमान क्या करते थे? चंद घर चौधरियों के, तो बाकी जो थे ये गरीब थे। यहाँ के जो मकामी लोग थे वो खेती बाड़ी करते थे। उनके साथ नौकर रह रहे थे, जो घरों की जो गुजारा कर लेते थे। कि कुछ ऐसे भी थे जो उनके साथ खा पी भी लेते थे। हम मुसलमानों से वो उनकी औरतें बड़ा पर्दा करती थी, हमारा जिस्म लग गया वो कहती थी हम भिट गए हैं, मुसलमानों को नापाक समझते थे। तो सिख और हिंदू दोनों के लिए ये धर्मशाला बनाई गई थी। गुरमीत अपने दिन का बड़ा हिस्सा इस धर्मशाला के सहन में खेलते गुजारती। कभी अपनी गुड़ियों से खेलती तो कभी अपनी सहेलियों के साथ। सुखविंदर सिंह अपने रोजमर्रा के फराइज अंजाम देते हुए इन बच्चों की मौजूदगी और इनकी अटखेलियों को खूब एंजॉय करता।
इन मासूम बच्चों की हंसी की आवाजें धर्मशाला के अंदर जिंदगी का एहसास पैदा करती थीं। सुखविंदर सिंह को भी इस धर्मशाला से बहुत लगाव था। उसके लिए ये एक नौकरी कम और इबादत ज्यादा थी। ज़ायरीन की खिदमत वो बहुत ही अकीदत और खुश असलूबी से अंजाम देता था। कटास राज जाने के लिए लोग इस रास्ते को इस्तेमाल करते थे, टैक्सला जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल होता था। हिंदू जो है वो कटास टेम्पल जाने के लिए जब यहाँ से गुजरते थे, जो पेशावर और इस तरफ से लाने वाले लोग और इवन अफगानिस्तान से भी आते थे, इसको जो है बतौर रेस्ट हाउस जो है वो इस्तेमाल करते थे। कम्यूनल जो है वो आप इसको प्लेस कह सकते हैं। जो सिख थे वो जब सऊदरन पंजाब से या पंजाब से आते थे तो वो भी इसे जो है वो इस्तेमाल करते थे। जैसे पंजाब साहब जाने के लिए हसन अब्दाल वगैरह जाते तो वो इसे इस्तेमाल करते। वैसे यहाँ दूसरे मजहब के लोग भी ठहर सकते हैं और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए रियायती कीमत के साथ यहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता था। चक्री की वजह तस्मीयात दो हैं इसकी। एक तो जो यहाँ बुजुर्ग पहले आए हैं, जो हमारे राय जलाल खान जद अमजद अलप्याल हैं, जो जिस इलाके से आए थे उस गांव का नाम चक्कर था, उस वजह से इसको चक्कर से चक्री को इस बोलते हैं। दूसरी वजह तस्मीया इसका रैसवां साथ से गुजरा है यहाँ नज़दीक से, वो चक्कर खाता है, वो उस वजह से बोलते हैं चक्री। और ये पुराना मरकजी गाँव है। ये यहाँ से अटक और आगे काबुल और फिर अफगानिस्तान के इलाकों में काफिले जाया करते थे। जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसमें ये जो है एक पुराना तारीखी रास्ता है। जो कारवान आते थे वो यहाँ से गुजरते थे और ये इसे जो है एक हब की हैसियत हासिल थी। यहाँ से वो फिर गली जागीर और उससे होके अटक और पेशावर की तरफ जाते थे। ये इलाका जो है वो हजारा सूबा में भी जो है वो इंक्लूड थी। जो सिखों का दौर है उस दौर में जो है वो ये काफी एक्टिव रहा है ये एरिया। और इस एरिया से जो है मुख्तलिफ जो साजो सामान जो है वो ले जाने वाले लोग जो आते थे वो तिजारत का सामान भी ले जाते थे। वक्त एक तेज रफ्तार घोड़े की तरह भागता गया। गुरमीत कौर एक छोटी बच्ची से एक नौजवान लड़की बन गई और सुखविंदर सिंह के बालों में चांदी उतर आई। गुरमीत अब सिर्फ इबादत और कभी कभी ज़ायरीन की खिदमत में सुखविंदर की मदद करवाने आया करती। वो सुखविंदर सिंह की एक बहुत ही अच्छी मददगार थी। और फिर आया गुरमीत कौर की जिंदगी का सबसे अहम और खूबसूरत दिन, जब उसकी शादी करीबी गांव भौन में अपनी बरादरी में तय हो गई। मजे की बात यह है कि उसकी शादी का फंक्शन भी इसी धर्मशाला के सहन में मुनक़िद हुआ। इस खूबसूरत दिन की वजह से गुरमीत कौर का ताल्लुक इस धर्मशाला से मजीद गहरा और मजबूत हो गया। ये इंतहाई खूबसूरत है। आई वॉज टोटली अमेज्ड कि यार ये किस किस्म का आर्ट है और इतनी खूबसूरती से बनाया। और जो दीवारें थी वो पत्थरों की बनी हुई दीवारें हैं सारी, और उन पे जो नक्शो निगार हुआ हुआ, जो उस पे फ्रेस्को हुआ हुआ है, जो उस पे पेंटिंग्स हुई हैं, वो देखने वाली हैं। ये दीवारें एक गुजरे हुए जमाने की सरगोशियां छुपाए हुए हैं। एक ऐसा जमाना जब यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब के पाठ पढ़े जाते थे, जब ये नक्शो निगार वक्त की तलखियों और जमाने की तोड़ फोड़ का शिकार नहीं हुए थे। दीवारों और छतों पर मौजूद ये खूबसूरत नक्शो निगार एक हुनर नहीं, इबादत का हिस्सा और अकीदत का इजहार थे। ये महज आराइश नहीं बल्कि तारीख के रंगों में ढले हुए गुमनाम किस्से हैं। दीवारों और छतों पर सजे ये नकूश राजपूत, मुगलिया दौर और सिख फनून के इम्तजाज का हसीन नमूना है। ये बारीक और नफीस डिजाइन्स उस दौर में बनाए गए जब ना ही कोई जदीद औजार थे और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी, मगर फिर भी इन ब्रश स्ट्रोक्स की बारीकी, नफासत और तवाजुन दीदनी और काबिल सताइश है। मैं खुद एक मुसव्विर और डिजाइनर हूँ और इस बात को बखूबी समझ सकता हूँ कि इन नक्शो निगार को बनवाने और बनाने वाले दोनों ही आला ज़ौक़ के मालिक थे। ये खूबसूरत आर्चेज और कर्व्स इंतहाई महारत से बनाए गए हैं। 150 साल से ऊपर का अरसा गुजर जाने के बाद भी इन खूबसूरत आर्चेज और दरो दीवार में कोई भी डिजाइन इम्बैलेंस या फ्लॉ नजर नहीं आ रहा। इन आर्चेज की बनावट में गौर करने के बावजूद मैं कोई गलती नहीं निकाल सका। वाकई इनको बनाने वाले अपने फन में यकता थे। यूँ लगता है जैसे ये हुनर नहीं बल्कि एक दुआ है जो इन दीवारों में जज्ब हो गई है। ये आर्चेज वाली गुजरगाह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी टाइम ट्रेवल पोर्टल में दाखिल होने लगा हूँ और जिसके दूसरी तरफ एक नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। 1947 के पार्टीशन के वक्त हालात काफी पेचीदा और गंभीर हो चुके थे। आए रोज दोनों तरफ से किसी न किसी हादसे या फसाद की खबर आने लगी। नतीजतन दूसरे बहुत से हिंदू और सिख खानदानों की तरह गुरमीत कौर को भी अपने आबाई गांव और इस खूबसूरत धर्मशाला को छोड़कर इंडिया जाना पड़ा। बहुत से लोग चले गए लेकिन सुखविंदर सिंह पीछे ही रह गया, क्योंकि वह इस धर्मशाला को अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुखविंदर सिंह इस धर्मशाला को वीरान होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहा था। हर दूसरे रोज कोई न कोई हिंदू या सिख खानदान हिजरत करके इंडिया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता धर्मशाला की रौनकें मांद पड़ना शुरू हो गईं। जाहिर है जब मकीन ही न हो तो घर कैसा, और जब ज़ायरीन न हो तो गुरुद्वारा या मंदिर कैसा।
اور پھر 1 سال کے اندر اندر اس علاقے سے تمام ہندو اور سکھ چلے گئے اور دھرم شالہ بالکل ویران ہو گئی۔ سکھوندر سنگھ دھرم شالہ میں اکیلا رہ گیا۔ سکھوندر روز زائرین یا یاتریوں کا انتظار کرتا مگر کوئی بھی نہ آتا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی ویرانی میں بدلنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اور یہ دھرم شالہ ایک ہی وجود ہوں جن کو آہستہ آہستہ زنگ لگتا جا رہا تھا۔ اور آخر ایک دن سکھوندر سنگھ بھی دھرم شالہ کو تالا لگا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلا گیا۔ یہ شروع سے اسی حال میں یا پہلے زیادہ اچھے حال میں تھا؟ نہیں، اس کی بہت خوبصورت شکل تھی۔ پیچھے وہ چلے گئے ہیں تو جو مسلمان آبادی تھی وہ اس کو مسمار کرتے رہے ہیں اور گدے وغیرہ جو کچھ ہے اس کے اندر باندھتے رہے ہیں۔ تو پھر سکول پڑھنے کے بعد یہ تھوڑا سا انہوں نے صفائی کر کے بنا دیا۔ اس کی حالت پہلے بہت خراب تھی۔ جب ہندو گئے تو یہ نقش و نگار جو تھا نا یہ بہت خوبصورت تھا۔ یہ بعد میں خراب ہوا، تو حکومت کوئی اس کے دیکھتی نہیں آگے؟ حکومت نے کوئی اس میں دلچسپی نہیں لی۔ اتنی ہی عمارت تھی جتنی ابھی ہے یا اس سے بڑی تھی؟ اس کی یہ سائڈ اتنی تھی اور یہ بھی اتنی تھی۔ یہ آگے جو ہے نا اس کی تھوڑا سا آگے یہ جگہ تھی، تو پھر انہوں نے ادھر یونین کونسل بنا لی ہے تو اس کو سکول بنا لیا۔ پہلے جب ہم ادھر پڑھتے تھے 70s میں تو اس وقت تو یہ صرف یہی بلڈنگ تھی، یہی ہم اسکول پرپز یوز کرتے تھے، پرائمری اسکول یہی تھا۔ بعد میں یہ نیچے والی بلڈنگز، یہ تو ایک تاریخی ورثہ ہے نا، تو اس کے لیے اسے انہوں نے ایسے ہی رہنے دیا اور نیچے والی بلڈنگ کو وہ یوز۔ آپ اسی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی، میں نے پرائمری اسی اسکول میں کی ہے۔ اس میں بچے بھی پڑھتے ہیں نا؟ ابھی بھی پڑھتے ہیں؟ ابھی بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں کلاسیں ہوتی ہیں اندر؟ ہاں کلاسیں ہوتی ہیں، نیچے بھی بیٹھتے ہیں اوپر بھی بیٹھتے ہیں۔ 15-20 سال پہلے میں ادھر پڑھاتا تھا، تو میں اردو بھی پڑھاتا تھا، ریاضی پڑھاتا تھا، انگلش بھی پڑھاتا تھا، تاریخ جغرافی۔ اور میں نے لیٹ 70s میں جو ہے یہاں پہ 5th کا ایگزام دیا تھا، یہاں پہ جو ہے بیٹھ کے ہم نے پیپرز جو ہے وہ دیے تھے۔ اس عمارت کے فرسٹ فلور اور چھت تک سیڑھیاں جاتی ہیں جو بہت وسیع یا کھلی نہیں۔ جتنے بھی پرانی ہندو یا سکھ حویلیاں میں وزٹ کر چکا ہوں سب میں تنگ سیڑھیوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو کم سے کم جگہ کا استعمال، اور دوسرا یہ کہ اگر بیرونی حملہ آور داخل ہونے کی کوشش کریں تو تنگ سیڑھیوں کی وجہ سے دفاع کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی یا سپاہی اوپر چڑھ سکتا ہے، جس کو روکنا 2 یا 3 سپاہیوں کی نسبت بہت آسان ہوتا ہے۔ فرسٹ فلور پر موجود یہ 12 دری مغلیہ طرز پر بنائی گئی ہے۔ 12 دری کا یہ انداز ہندو راجپوتوں کے طرز تعمیر میں بھی پایا جاتا ہے، مگر مغلوں نے اس کو سب سے مؤثر طریقے سے استعمال کیا اور انہوں نے ہی اس کے رواج کو عام کیا تھا۔ ان 12 دریوں کا مقصد وینٹیلیشن کو مؤثر بنانا ہوتا ہے۔ عمارت کو ٹھنڈا اور خوشگوار رکھنے کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر موجود روشندان اور کھڑکیاں فرسٹ فلور پر موجود ان 12 دریوں کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی کارآمد کراس وینٹیلیشن سسٹم بناتی ہیں۔ گراؤنڈ فلور سے گرم ہوا اوپر کی طرف اٹھتی تھی اور 12 دریوں اور پہلی منزل پر موجود کھڑکیوں سے ہوتی ہوئی باہر نکل جاتی تھی، اور اس عمارت کی موٹی دیواریں اور ماربل کا فرش اس جگہ کو ٹھنڈا رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ان 12 دریوں کے ذریعے روشنی کا بہترین انتظام ہوتا تھا۔ 12 دری کی طرف پر بنا ہوا یہ اسکوائر ہال کٹاس راج کے ناگ مندر سے کچھ مماثلت رکھتا ہے، گویا ماضی کے 2 تاریخی ورثے آپس میں ہم کلام ہو رہے ہوں۔ اور ہاں، اگر آپ نے میری کٹاس راج کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پر دیواروں میں چراغ رکھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہیں جن سے رات کو روشنی کا انتظام کیا جاتا تھا۔ تو یہ ہے جناب خوبصورتی اور فن مہارت کا ایک بہترین نمونہ۔ اس دھرم شالہ کی چھت کافی وسیع و عریض ہے اور دور تک کا علاقہ بہت صاف نظر آ رہا ہے۔ ویسے اگر غور کیا جائے تو یہ عمارت 150 سال گزر جانے کے بعد بھی اس علاقے کی سب سے بلند عمارت ہے۔ یہ علاقے کے سب سے اونچے مقام پر ہے۔ ان سب جگہوں کو دفاعی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا تھا۔ سب سے اونچے مقام کا انتخاب کیا جاتا تاکہ یہ جگہ سب سے منفرد نظر آئے، دور سے آنے والے قافلے اور کاروان اس کو دیکھ سکیں اور سمت کا تعین کر لیں، اور جاسوسی اور دفاعی لحاظ سے بھی علاقے پر نظر رکھی جا سکے۔ کئی دفعہ یہاں سادھوؤں اور راہبوں اور سینٹس کی شکل میں کئی حکومتی جاسوس بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ ماضی میں ایک بہت ہی اہم ٹرانزٹ گیٹ وے تھا جہاں سے اٹک، پوٹوار اور پنجاب کی طرف انٹری ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے حکومتی جاسوسوں کے لیے یہ جگہ بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو کبھی آتے ہیں دیکھنے کے لیے؟ جنہوں نے بنائی تھی وہ تو کافی عرصہ مر کھپ گئے ہیں۔ ان کی اولاد جب آتی تھی پنجا صاحب کی زیارت کے لیے تو یہاں پر آتے تھے، اس کو دیکھتے تھے، کیونکہ ان کے بڑے جو تھے وہ باتیں بتاتے تھے کہ چکری میں ہماری ایک عبادت گاہ، تو اس لیے وہ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کی بیٹے یا پوتے آتے تھے۔ میں ادھر جب ٹیچر تھا تو ایک سردار تھے وہ صاحب اور ان کی میڈم ادھر آئے تھے، ان کا وہ
मेका गांव यही था ना, वो सरदारनी साहबा का, और सरदार साहब का वो गांव पौन था, मोहन चकवाल में। जी जी। तो वो पहले उसको देख के आए, फिर इधर आए, वो मैडम इधर आई। इंडिया हिजरत कर जाने के बाद भी गुरमीत कौर कभी भी अपने आबाई गांव को ना भुला सकी। उसको अपने ख्वाबों में भी अपना घर और धर्मशाला नजर आया करते। वो हमेशा यही सोचती कि कब उसका ख्वाब एक हकीकत में बदलेगा, और फिर सन 1985 के एक यादगार दिन उसका ये देरीना ख्वाब पूरा हो गया। गुरमीत कौर पूरे 40 साल गुजर जाने के बाद अपने गांव, अपने घर और इस धर्मशाला में अपने शौहर के साथ दोबारा दाखिल हुई। लेकिन अब वो 7 साल की गुरमीत नहीं बल्कि 65 साल की एक उम्र रसीदा खातून बन चुकी थी। उसने धर्मशाला का हर हिस्सा, हर कोना तफसील से देखा। उसकी आंखों में अपने बचपन से लेकर जवानी तक का वक्त एक फिल्म की तरह चल गया। उसको बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने माजी के उस पल में वापस आ गई है, जब वो धर्मशाला की छत पर खड़े होकर नीचे अपनी माँ को हाथ हिलाकर आवाज दिया करती थी। क्या तासुरात से जगह देख के? उन्होंने देखा कि इसकी आप थोड़ी हिफाजत करें, हम तो क्या कर सकते हैं, ये खूबसूरती है आपके लिए, तो ये है, हमारे लिए ये इसका एक तकद्दस था, लेकिन ये है कि आप इसका ख्याल रखें, ये आपके एक नाम है आपके इलाके के लिए। तो वो कहती थी कि इधर ही हमारा घर होता था और इधर से मुझे अपना घर नजर आता था। आज मुझे मौका मिला है दिल्ली से यहाँ आने का, उन्होंने अपना ससुराल भी देखा और अपना मेका भी इधर देख लिया है। उन्होंने पुराना घर भी देखा अपना और ये इलाका भी देखा। खुश हुए देख के? वो बहुत खुश हुए, उन्हें एक दिली तस्कीन हुई कि हमें एक मौका मिला है कि हमने अपना इलाका भी देखा, अपनी इबादतगाहें भी देखी। तो ये बड़ा हेरिटेज है उनका। फिर दूसरे दिन वो उनकी तस्वीरें उधर बनी हुई थी गॉर्डन कॉलेज में, वो सरदार साहब शायद पढ़ते रहे, तो वो उधर गए। दूसरे दोनों मैं भी गॉर्डन कॉलेज का ही पढ़ा हूँ। हम सब की जिंदगी में भी कुछ मकामात ऐसे जरूर होते हैं जहाँ वक्त वैसे ही रुका होता है जैसा हम छोड़ के गए थे, और वहाँ वापस जाकर हम अपने गुजरे हुए कीमती लम्हात को दोबारा से जी लेते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी जगह है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपकी भी गुरमीत कौर जैसी कोई कहानी है तो हमारे ईमेल पर राबता जरूर करें। यहाँ पर वो लोग आते हैं, सिख आते हैं, हिंदू आते हैं, आप लोग उनकी किस तरह मेजबानी करते हैं, किस तरह मिलते हैं उनसे? इतने ज्यादा आते ही नहीं है, असल में ये है कि वो आते ही नहीं है। वो वाइफ की हिफाजत के लिए क्या कह सकता हूँ, ये तो हुकूमत का काम है कि तारीखी ये बिल्डिंग है तो इसकी कोई देखभाल करे। बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं तो बच्चे तो इसको खराब करते नहीं है। ये जो हो गया हो गया है। अभी जो गाँव के लोग हैं उनको इजाजत नहीं है कि इसकी देख लो आप ताला लगा हुआ है, पहले जो हो गया हो गया। ये तारीखी विरसा न सिर्फ हमारे माजी की एक याद है बल्कि इस इलाके के लोगों की तरक्की का दरवाजा भी बन सकता है। अगर हुकूमत इस इलाके की तारीखी अहमियत को समझते हुए इस जगह की बेहतरीन तज़ीनो आराइश करे तो दोबारा से इसकी पुरानी शान शौकत को बहाल किया जा सकता है, और पूरी दुनिया से आने वाले सिख ज़ायरीन के लिए इसको एक टूरिज्म और रिलीजियस डेस्टिनेशन बनाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ यहाँ पर टूरिज्म को फरोग मिलेगा बल्कि यहाँ के रहने वालों को नए रोजगार के अहम मौके भी मिलेंगे। इससे न सिर्फ लोकल इकोनॉमी बेहतर होगी बल्कि हुकूमत के टूरिज्म रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। जिस तरह पंजाब हुकूमत लाहौर वर्ल्ड सिटी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, इसी तरह इस जगह को रेनोवेट और फैसिलिटेट करने से पूरी दुनिया से सिख सयाह इस जगह का रुख करेंगे और चक्री का ये इलाका एक अहम सियाहती मकाम बनकर दुनिया के नक्शे पर उभर सकता है। अब यहाँ पर पहुँचना कैसे है? आप इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे पर आएंगे, चक्री इंटरचेंज से आप अंदर चक्री गाँव की तरफ आ जाएं। चक्री गाँव में कुछ देर आपको पैदल चलना होगा और फिर गांव की गलियों में आपको ये धर्मशाला जो अब स्कूल बन चुकी है मिल जाएगी। अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल हम्बल क्लिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ये वीडियो वाकई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके वक्त का शुक्रिया। ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।